तो कहानी की शुरुआत आज से बहुत साल पहले से होती है, जब किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। पर पायरेट किंग के मरने से पहले एक बंदे ने इनसे सवाल पूछा, हे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना कहाँ छुपा रखा है तुमने? गोल्डी रॉजर ने अपनी पूरी जिंदगी का खजाना एक जगह पर छुपा दिया है और उसका नाम है वन पीस। और जो भी इस खजाने को लेगा वो सभी पायरेट्स का किंग कहलाया जाएगा। और उस दिन के बाद से पूरी दुनिया भर के पायरेट्स इस खजाने को ढूंढने के लिए एक समुद्री यात्रा पर निकल चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो बंदों को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर एक बैरल को देखते हैं। ये दोनों उस बैरल को बाहर निकालते हैं, पर तभी इनमें से एक वर्कर देखता है कि एक एनिमी पायरेट शिप इनकी तरफ ही आ रही है। पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। और तभी ये एनिमी शिप इनकी पैसेंजर शिप पर हमला कर देती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी हम पायरेट शिप की कैप्टन को देखते हैं और ये मोटी कोबी नाम के एक लड़के से पूछती है, हाँ तो लड़के, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बता बता। कोबी डर के मारे आंसर करता है, जी मैम, आप ही हैं सबसे खूबसूरत। और तभी एक बहुत बड़ी कैनन बॉल फायर होती है और सीधा उस पैसेंजर शिप के ऊपर जाकर लगती है और ये पैसेंजर शिप टूट जाती है। और वो जो बैरल जो इन दोनों वर्कर्स ने उस पानी में से बाहर निकाला था वो घूमते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है और सारे पायरेट्स रस्सी से झूलते हुए इस शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी पायरेट्स पैसेंजर शिप पर आ जाते हैं, पर कोबी वहाँ पर कूदने में डर रहा होता है। और तभी लेडी एल्विडो उसे जबरदस्ती धक्का मार के पैसेंजर शिप के अंदर भेज देती है। सभी पायरेट्स सभी के सभी पैसेंजर्स को एक जगह पर आकर घेर लेते हैं। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, पर अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हारा सर कलम करने में जरा सा भी संकोच नहीं करूंगा। चलो जल्दी से अपनी सारी कीमती चीजें हमें दे दो। और हाँ, अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। ये सुनकर सभी के सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं और ये सारा कुछ ऑरेंज बाल वाली लड़की सुन रही होती है। और तभी ये अपने कपड़े बदल लेती है और रस्सी से झूलते हुए पायरेट्स की शिप के अंदर चली जाती है। और जैसे ही शिप के ऊपर पहुंचती है, ओ लड़की तू कौन है? तुझे शिप में मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और तभी ये लड़की इसके मेन पॉइंट पर एक लात मार देती है और इसे बेहोश कर देती है। इस तरफ कोबी डरते डरते एक कमरे के अंदर आता है और उसी बैरल को देखता है और उसे धकेलते हुए लेडी एल्विडो के पास लेकर जाने लगता है। पर तभी इसके साथी पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये तो वही है ना डरपोक। ओए, इसे यहीं पर रख दे, हमें बहुत प्यास लग रही है। इसे लेडी एल्विडो के पास हम नहीं लेकर जा रहे। हाँ सुना तूने, हट जा यहाँ से, भाग। कोबी डर जाता है और पीछे हट जाता है। एक मिनट रुको, मैं इसे अपने तरीके से खोलता हूँ। और इस बैरल के ऊपर एक पंच मारने लगता है और जैसे ही इसे तोड़ने वाला होता है तभी उस बैरल को तोड़कर कोई बाहर निकलता है और उसके पंच से ये पायरेट बेहोश हो जाता है। कितनी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। और तभी इसकी नजर उस पायरेट पर जाती है जिसकी बत्ती गुल हो चुकी है और बेहोश पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर क्यों रखा है? हमारा बंदा घायल कर दिया तूने, तेरी ऐसी की तैसी रुक तू। पर लूफी इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इस बंदे का नाम लूफी है। यार भूख लग रही है, कुछ खाना वगैरह मिल सकता है क्या? और ये देखकर ये दोनों पायरेट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गुस्से में तलवारें निकालकर इस पर हमला करने लगते हैं। पर तभी लूफी बहुत आसानी से इन्हें एक ही झटके में हरा देता है और ये दोनों बंदे डर के यहाँ से भाग जाते हैं। अपने कैप्टन को लेकर खाने की तलाश में लूफी बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कुछ एप्पल्स मिलते हैं। लूफी एप्पल्स खाने लगता है और लूफी कोबी से पूछता है कि ये शिप आखिर है क्या? हाँ, ये एक पैसेंजर शिप है जिस पर लेडी एल्विडा ने कब्जा कर लिया है। पर तुम आए कहाँ से हो? हाँ, दरअसल मैं एक तूफान में फंस गया था और वहाँ से बचते हुए यहाँ पर आ गया। हे कोबी, क्या तुम एक पायरेट हो? नहीं, दरअसल एक दिन मैं फिशिंग कर रहा था और एक दिन जबरदस्ती ये लोग मुझे किडनैप करके अपने साथ लेकर चले गए और उस दिन के बाद से मैं लेडी एल्विडा के लिए काम करता हूँ। हाँ तो कोबी, तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देते कि तुम्हें ये काम नहीं करना? तुम जानते नहीं हो उसको, वो मुझे मार डालेगी। कितने डरपोक हो तुम। चलो वो सब छोड़ो, आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? अरे अच्छा, मैं, हाँ दरअसल मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी पायरेट्स हैं उन सभी का किंग। क्या? अबे तू पागल वागल है क्या? इसके लिए तो तुझे वन पीस खजाना ढूंढना पड़ेगा। तुम जानते भी हो कितना मुश्किल है वो। पागल वागल हो क्या? और तभी अचानक से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। तभी एल्विडा भी यहाँ पर आ जाती है और हमेशा की तरह कोबी से पूछती है, हाँ तो सबसे खूबसूरत लड़की कौन है इस दुनिया में? हाँ लेडी एल्विडा, आप ही तो। ओए कोबी, इस मोटी औरत के बारे में ही बात कर रहा था ना तू? ये सुनकर सभी पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अब इस लूफी का क्या होगा। लेडी एल्विडा की इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। तभी लूफी हवा में एक जंप लगाता है और एक पायरेट की मुक्का मार देता है और कोबी को अपने साथ ऊपर लेकर आ जाता है। लूफी अकेला है और सामने पायरेट्स की भरमार है। सभी पायरेट्स लूफी पर हमला कर देते हैं और लूफी भागने लगता है, पर लूफी उन सभी को हरा देता है अपने रबर जैसी बॉडी का यूज करके। तुम इंसान भी हो क्या? अरे दोस्त, मैं रबर का बना हूँ, ये देखो मेरा शरीर बहुत लचीला है। ओए लड़के, क्या तूने डेविल फ्रूट खाया है? सच बताइयो। द गम गम फ्रूट, मैंने उसे खाया था। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो ऑरेंज बालों वाली लड़की पायरेट्स का सारा खजाना चुरा कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। कोबी समझ जाता है कि यही वक्त है हिम्मत दिखाने का। ए मोटी, तेरे जैसी बदसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तू मोटी है, मोटी एक नंबर की। और गुस्से में आकर लेडी एल्विडा कोबी पर हमला करने लगती है, पर तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है और लूफी लेडी एल्विडा को हरा देता है। लूफी नीचे बोट लेकर कूद जाता है और नीचे ये ऑरेंज बालों वाली लड़की भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। और इसके बाद लूफी और कोबी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लूफी कोबी से पूछता है, हंटर को जानते हो क्या? क्या तुम जोरो की बात कर रहे हो ना? हाँ उसी की। तुम जानते नहीं वो कितना खतरनाक है? अरे मैं जानता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ उसे अपनी टीम में ले लूं। अब इसके बाद ये दोनों नेवी बेस्ड सिटी में चले जाते हैं जहाँ पर जोरो को रखा गया है। क्या तुम सच में जोरो को अपनी टीम में शामिल करने वाले हो? अरे हाँ यार, क्यों नहीं। पागल मत बनो, वो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है। लोग उसे पायरेट हंटर के नाम से जाना करते हैं। वो इंसान के रूप में एक शैतान है। लूफी एक स्ट्रेंजर से पूछता है कि जोरो को कहाँ पर रखा गया है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और लूफी से दूर भागने लगते हैं। और इसके बाद ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जोरो को बंदी बनाकर रखा हुआ है और दोनों अपने सामने जोरो को देखते हैं जिसे एक लकड़ी से बांध रखा है। क्या इसके हाथ पैर हम खोल दें? अबे ओ पागल, वो खोलते ही तुझे जान से मार देगा। जोरो उन
उन दोनों को देख रहा होता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और तभी एक छोटी सी बच्ची दीवार को कूदकर जोरो के पास भागती चली जाती है और उसे खाने के लिए 2 राइस बॉल्स देती है। ए लड़की, चली जा यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, तुझे लात मार दूंगा मैं, चली जा यहाँ से। और तभी 3 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एक राइस बॉल, हाँ, और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। क्रिमिनल्स को खाना खिलाना एक जुर्म है और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लड़की, तुम जानती नहीं हो मेरा बाप कौन है, कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं। हे, तुम दोनों सुनो मेरी बात, इस बच्चे को यहाँ से दूर फेंक दो। पर सर, ये तो एक छोटी सी बच्ची है। मानता है या नहीं मानता मेरी बात को? और ये मोटा बंदा उस बच्ची को फेंकने ही वाला होता है, पर तभी लूफी उससे बचा लेता है और ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जोरो बोलता है, 10 दिन बचे हैं ना मेरे पास, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। और तभी लूफी जोरो के सामने पहुंच जाता है। क्या वो राइस बॉल तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? अरे यार, ये राइस बॉल तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, जितना बोला है उतना करो। और जोरो उस राइस बॉल को खा लेता है। खाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। ये देखकर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है। लूफी यहाँ से चला जाता है और उस लड़की को बताता है कि उसका राइस बॉल जोरो ने खा लिया है। और इसके बाद एक छोटी सी बच्ची बताती है, भी कुछ दिन पहले ही कैप्टन मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने के लिए उनके होटल में पहुंच गया था। जोरो भी वहीं पर मौजूद था। ये देखकर जोरो को गुस्सा आ जाता है। तुम लोग और उनके पेट्स को परेशान कर रहे हो, सुधर जाओ। तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है, कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं, वो तुम्हें जान से मार देगा। और ये सब कुछ जोरो ने इस लड़की और उसकी मॉम डैड की और उसकी पेट की जान बचाने के लिए किया था। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ पर जोरो है और एक नीले बालों वाली लड़की दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं। और हमेशा की तरह ये नीले बालों वाली लड़की उसे हरा देती है। तुम्हें और ताकतवर बनने की जरूरत है अभी। ये सब याद करके जोरो दुखी हो जाता है और बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। दरअसल मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में भर्ती होने वाले हो। तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले? मुझे याद है तुम तो तलवार से लड़ते हो ना। अगर मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस कर दूं तो क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? नहीं करता, जा। अरे रुक जा, मैं अभी तेरी तलवार लेकर आता हूँ। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और तभी लूफी अपने हाथों को लंबा कर और दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। ये देखकर जोरो हैरान रह जाता है। ये लड़का है कौन? ये इंसान है या क्या है? और इस तरफ हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं और यहाँ पर एक स्टैचू को रस्सियों की हेल्प से उठाया जा रहा होता है। और तभी मॉर्गन का बेटा चिल्लाते हुए यहाँ पर आता है, पापा, एक बंदे ने मुझ पर हाथ उठाया। तो पिटने लायक ही है। मैं उम्मीद करता हूँ तूने उस छोटी बच्ची को मार दिया होगा, है ना? नहीं पापा जी, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी ना, मैं उसे कैसे मार सकता था? कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिकों को आदेश देता है, जल्दी जाओ टाउन में और उस छोटी सी बच्ची को मार गिराओ। और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि जोरो की तलवार को ढूंढते हुए बेस की छत के ऊपर पहुंच जाता है। और लूफी हवा में उड़ते उड़ते कैप्टन मॉर्गन के सामने आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अबे ये हवा में उड़ते हुए कैसे आ रहा है? ये क्या है? और लूफी की वजह से उस स्टैचू का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। सॉरी पाजी, गलती से हो गया। ये सब देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसे पकड़ो, मैं इसे मार डालूंगा। और तभी लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे के सामने आता है। ओए जल्दी मेरे साथ चल और जोरो की तलवार दे मुझे। और उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ वो भी जोरो को खोल रहा होता है। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलने वाली होती है तब यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। और इस तरफ लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को मारते मारते उसके कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि जोरो की तलवार इनमें से कौन सी है। और इस तरफ जोरो के पास कैप्टन मॉर्गन भी पहुंच जाता है। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। पायरेट्स गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी लूफी हवा में से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है। सभी पायरेट्स लूफी पर गोलियां बरसा देते हैं, पर लूफी रबड़ का बना हुआ है और गोलियों का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। और लूफी जोरो को उसकी तीनों तलवारें दे देता है। और मॉर्गन लूफी की उस एबिलिटी को देखकर हैरान रह जाता है। अच्छा, तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत, हाँ? दरअसल एक डेविल फ्रूट के अंदर अलग अलग तरह की रहस्यमय शक्तियां होती हैं। सुनामी लाने की शक्ति, आग उगलने की शक्ति, शरीर को रबड़ बना देने वाली शक्ति, जो कि लूफी के पास है, जो कि गम गम फ्रूट की वजह से हुआ है। लूफी ने गम गम फ्रूट खा लिया था, इसकी वजह से इसका शरीर एक रबड़ की तरह बन चुका है। लूफी जोरो की रस्सियां खोलने लगता है और तभी ये पायरेट्स इन पर हमला कर देते हैं। अबे ओ जल्दी से खोल दे इसे, मार देंगे ये। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलती है तो जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और बाकी 2 तलवारों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और सभी पायरेट्स के आगे खड़ा हो जाता है। वाह, ये कितना कूल है, क्या बात है जोरो, कमाल ही कर दी। अगर तुम में से कोई भी हिला तो मारा जाएगा। ये बात सुनकर सभी के सभी लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जोरो कितना ज्यादा खतरनाक है। ए लूफी, तुम्हें किंग ऑफ पायरेट्स बनना है ना? तुम्हारे ही तरह मेरा भी एक सपना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना। और तभी लूफी जोरो को नीचे झुकने के लिए कहता है और अपनी टांगों को लंबी कर सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है। भाई साहब, ये तुम कैसे कर लेते हो? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुम लोगों के पास की कुछ नहीं। लूफी भागकर मॉर्गन के पास जाता है और उसकी कुल्हाड़ी जैसे हाथ पर हमला कर देता है। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ नेवी का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन। मॉर्गन अपने हाथ से लूफी पर हमला करता है, पर लूफी हवा में जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे एक लात मारता है और मॉर्गन लुढ़कता हुआ पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर कैप्टन मॉर्गन के सभी चेले हैरान रह जाते हैं। ये है कौन? और ये बच्चा हमारे कैप्टन को धो रहा है भाई, कमाल है। और तभी मॉर्गन का बेटा यहाँ पर आ जाता है और कोबी पर गन तान देता है। मेरे पापा को छोड़ दे वरना तेरा दोस्त नहीं बचेगा। अरे कोबी इतनी आसानी से डरने वाला नहीं है, साले में मर भी गया तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा, साले लूफी। और जैसे ही लूफी अपने हाथ को एक्सटेंड करके मॉर्गन के बेटे को एक पंच मारने वाला होता है तभी मॉर्गन पीछे से खड़ा हो जाता है, पर तभी जोरो यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है और मॉर्गन को मार देता है। मॉर्गन के सभी चेले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मॉर्गन ने जबरदस्ती इन सभी को अपना चेला बना रखा था और लिटरली जश्न मनाने लगते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग एक होटल के अंदर बैठे होते हैं और तभी कुछ नेवी ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग पायरेट्स हो? हम जानते हैं कि आपने इस जगह को मॉर्गन से आजाद किया है, हम आपके आभारी हैं, लेकिन हम नेवी वाले हैं, हम पायरेट्स को अपने शहर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। और लूफी और जोरो यहाँ से चले जाते हैं। सर प्लीज मुझे भी नेवी में शामिल कर लीजिए। हाँ बच्चे, तुम जानते हो कि नेवी में
कितनी परेशानी होती है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज से तुम्हें सारी मुसीबतों का सामना खुद ही करना पड़ेगा। और ये सुनकर को भी समझ जाता है कि उसे नेवी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और नेवी के कमांडर को एक सैल्यूट करता है। और इस तरफ लूफी और जोरो बोट के पास पहुंच जाते हैं और जाने से पहले सभी नेवी वाले को भी इन दोनों को सैल्यूट करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि नेवी वाले पायरेट्स को सैल्यूट कर रहे हैं। क्या बात है लूफी। और लूफी और जोरो अपने सफर पर निकल जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनकर ही रहूंगा। मैंने एक आदमी से प्रॉमिस किया है कि मैं अपना खुद का एक क्रू बनाऊंगा और वन पीस खजाने को पाकर ही रहूंगा। इसके बाद हम 3 पायरेट्स को देखते हैं। क्या बात है, आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, अब शायद से कैप्टन बगी हम पर गुस्सा नहीं होंगे। दरअसल ये तीनों कैप्टन बगी के क्रू के मेंबर्स हैं और कैप्टन बगी को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने कुछ खजाना वगैरह इकट्ठा कर रखा है। और तभी इनको सामने से एक बोट इनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और इस बोट के अंदर नामी होती है वही ऑरेंज बालों वाली लड़की। तीनों अपनी बोट को उसके पास लेकर जाते हैं। ए लड़की, उठ जा। आज समुद्र कितना तप रहा है ना, मैं लगभग बेहोश ही हो गई थी। क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? उसके बदले आप मेरा जितना चाहे खजाना ले सकते हैं। तीनों उस खजाने के पास आते हैं और जैसे ही उस खजाने को खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक टेडी के। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो नामी इनकी बोट चुरा लेती है और सारा खजाना लेकर चली जाती है। और इस तरफ हम लूफी और जोरो को देखते हैं और तभी एक तेज हवा के झोंके से लूफी की हैट उड़ जाती है। लूफी अपनी हैट को देखकर चिल्लाता है, शैंक्स। और तभी हम एक आदमी का चेहरा देखते हैं जो कि लूफी को बोलता है, ये हैट मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है लूफी। अब इसके बाद हम लूफी का पास्ट देखते हैं। लूफी और ये आदमी शैंक्स एक बार के अंदर बैठे होते हैं। शैंक्स, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना यार, अपने अगले मिशन पर प्लीज। और तभी कुछ पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं और बार के गेट को तोड़ देता है और ये पायरेट अंदर आकर बोलता है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे बस बहुत सारी शराब चाहिए। माफ करना, शराब खत्म हो चुकी है। ए बडी, आई एम सॉरी, सारी शराब मैंने और मेरे क्रू ने खत्म कर दी है। ये आखिरी बोतल बची है, मैंने इसे अभी तक खोला नहीं है, अगर तुम चाहो तो। और तभी ये पायरेट गुस्से में उस बोतल को तोड़ देता है एक मुक्का मारकर। मेरे सर के ऊपर 8 मिलियन बाउंटी है, एक बोतल से मेरा क्या होगा। और तभी ये पायरेट यहाँ पर मौजूद सभी ड्रिंक्स को तोड़ देता है। लगता है तुम्हें बहुत शौक है सफाई करने का, लो अभी से भी साफ करो। सबके सब डरपोक है और शराब भी नहीं है इनके पास। और ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। लूफी ये सब देख रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सर, आपको लगी तो नहीं? और तभी शैंक्स अचानक से हंसने लगता है और सभी पायरेट्स भी हंसने लगते हैं। और तभी लूफी गुस्से में बोलता है, तुम खुद को पायरेट बोलते हो? हाँ, वो इंसान तुम्हारी और तुम्हारे क्रू की बेइज्जती करके चला गया और यहाँ पर हंस रहे हो बैठे। अरे बच्चे, गुस्सा क्यों रहे हो? फ्रस्ट्रेशन में पास में पड़ा हुआ एक फ्रूट खाने लगता है। बच्चे, तुम कुछ खा रहे हो? क्या खा रहे हो तुम? एक सेकंड, तुमने उस बक्से में पड़ा हुआ फ्रूट तो नहीं खा लिया? बाहर निकाली से बेवकूफ। जो अभी तुमने खाया उसे गम गम फ्रूट बोलते हैं और वो एक डेविल का फ्रूट है। अब तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। लगता है इसकी बॉडी रबड़ की बन चुकी है। अब अगले दिन लूफी उसी आदमी के पास जाता है जिसने शैंक्स की बेइज्जती की थी और उससे माफी मांगने के लिए बोलता है शैंक्स से। और तभी वो बारटेंडर और इस आइलैंड का मेयर यहाँ पर पहुंच जाता है। सर, मैं नहीं जानता कि लूफी ने क्या किया है, पर इसने जो भी किया है प्लीज इस बच्चे को बख्श दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेयर, आपको इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो ये मांगेगा। और तभी हम देखते हैं कि शैंक्स और उसका पूरा का पूरा क्रू यहाँ पर पहुंच जाता है। डरपोक लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हाँ? हे लूफी, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा पंच किसी पिस्तौल की तरह तेज है। और तभी एक पायरेट शैंक्स के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। पर तभी शैंक्स का एक पायरेट यहाँ पर उस बंदे को ही उड़ा देता है और शैंक्स गुस्से में बोलता है, तुमने उस दिन मेरे ऊपर शराब गिराई थी, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अगर कोई मेरे साथियों को परेशान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाला और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अपने सभी पायरेट्स को शैंक्स से लड़ने के लिए भेज देता है। और तभी शैंक्स का एक आदमी आकर सभी को बंदूक से उड़ा देता है। ये पायरेट देखता है कि इसका पूरा क्रू हार चुका है। ये देखकर ये बंदा डर जाता है और एक स्मोक बॉम्ब फेंककर यहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि इस बंदे ने लूफी को किडनैप कर लिया है। अबे, कहाँ लेकर चला गया वो लूफी को? उसको ढूंढ। और इस तरफ ये पायरेट लूफी को समुद्र के अंदर फेंक देता है और लूफी को ऐसे तड़पता हुआ देखकर ये पायरेट जोर जोर से हंसने लग जाता है। और तभी अचानक से इस आदमी के पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और इस पायरेट और उसकी बोट को दोनों को खा जाता है। और तभी ये सी मॉन्स्टर लूफी को भी खाने ही वाला होता है, पर तभी शैंक्स यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। शैंक्स और ये सी मॉन्स्टर एक दूसरे को देखते हैं और शैंक्स को देखकर ये सी मॉन्स्टर भाग जाता है डरकर। लूफी रोने लग जाता है। अरे बच्चे, सब कुछ ठीक है, रो क्यों रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम्हारा हाथ। शैंक्स का एक हाथ उस सी मॉन्स्टर की वजह से कट चुका है। अरे बच्चे, ये तो एक छोटी सी कुर्बानी थी तुम्हारे लिए। अब अगले दिन ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और शैंक्स के यहाँ से जाने से पहले लूफी ने कहता है, तुम देखते जाओ, मैं एक दिन किंग ऑफ पायरेट्स बनकर रहूंगा और वन पीस के खजाने को जरूर हासिल करूंगा। अच्छा बच्चे, तो तुम हमको भी सरपास करने वाले हो? हाँ, गुड गुड। और शैंक्स लूफी के सर के ऊपर अपनी टोपी को डाल देता है। ठीक है बच्चे, ये टोपी आज से तुम्हारी है, तुम्हें इस टोपी का ख्याल रखना है। अलविदा मेरे दोस्त। और लूफी ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाता है और जाते जाते शैंक्स अपने मन में सोचता है, लूफी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक दिन तुम जरूर किंग ऑफ पायरेट्स बनोगे। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी उस टोपी को पहन लेता है। जोरो को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और लूफी अपने हाथों को एक्सटेंड करके किसी गुलेल की तरह खुद को एक चिड़िया के ऊपर फेंकता है। पर ये एक नॉर्मल पक्षी नहीं होती है, ये पक्षी एक मॉन्स्टर होती है और ये लूफी को पकड़ लेती है। लूफी उसकी चोंच में अटक जाता है। अबे गधे, तुझे पता नहीं चलता कि वो एक मॉन्स्टर है? क्या सोच रहा था तू है? अब मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। और जोरो तेजी से उस बोट को चलाने लगता है लूफी को बचाने के लिए। और तभी हम इन तीनों पायरेट्स को भी देखते हैं जिन्हें नामी ने धोखा देकर समुद्र के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। और जोरो इनकी हेल्प करने के लिए इन्हें अपनी बोट के अंदर ले लेता है। पर बोट पे चढ़ते ही ये तीनों जोरो को अपनी तलवार दिखाते हैं। ये बोट अब हमारी होती है, हम बगी के आदमी हैं। क्या कहा तूने? फिर से बोलियो। और जैसे ही ये तीनों देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे सर, कैसी है जोरो, हमें माफ करना, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ ठीक है, पर ये कैप्टन बगी कौन है? अरे सर, आपको कैप्टन बगी के बारे में नहीं पता? उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाया था और उसकी वजह से उनके
पास जबरदस्त ताकत आ चुकी है। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि एक मैप लेकर भाग रही है और इसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ रखे हैं। और इस तरफ हम कैप्टन बगी को देखते हैं और देखता है कि लूफी एक पक्षी की चोंच के अंदर फंस रखा है। कैप्टन बगी, क्या हम इसे मार डाले? हाँ, इसे जितना जल्दी हो सके उड़ा दो। और कैप्टन बगी के ऑर्डर पर लूफी के ऊपर तोप चला दी जाती है और लूफी नीचे गिरने लगता है, पर लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो रबड़ का बना हुआ है। और तभी लूफी अपने सामने नामी को देखता है। अरे बॉस, आप आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। तो कौन है और मुझे बॉस क्यों कह रही है? दरअसल ये नामी की ही एक चाल होती है ताकि इन गुंडों को लगे कि ये लूफी इसका बॉस है और इस मौके का फायदा उठाकर ये लड़की यहाँ से भाग जाती है लूफी को फंसाकर। तू ही है ना इसका बॉस, अब तो तू गया बेटे। अरे यार, कुछ खाने को है क्या? और तभी इनमें से एक गुंडा लूफी की एक पंच मार देता है और लूफी की हैट दूर जाकर गिरती है। लूफी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस पर एक जोरदार पंच मार देता है। अगर मेरी हैट को तुमने टच भी किया तो अगली बार तुम्हारी जान ले लूंगा। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और अपनी गम पिस्टल का यूज करके इन तीनों पायरेट्स को हरा देता है। नामी ये सब एक छत के ऊपर खड़ी होकर देख रही होती है। क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मेरा नाम नामी है और मैं एक चोर हूँ। मैं पायरेट्स को लूटती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी टीम में ले सकते हो? नहीं, तेरे जैसी फालतू लड़कियों की हमें जरूरत नहीं। फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। क्या सच में? और इस तरफ हम कैप्टन बगी के हेडक्वार्टर्स के अंदर देखते हैं और इसका एक गुंडा इसे बताता है कि एक लड़की इनका मैप चुरा कर भाग गई है। और तभी गलती से कैप्टन बगी का एक आदमी इसकी नाक की मजाक उड़ा देता है क्योंकि कैप्टन बगी की नाक बहुत ज्यादा बड़ी है और गोल मटोल सी है, किसी जोकर की तरह। क्या कहा तूने? फिर से कहियो जरा। भाई साहब, ये तो गया भाई, ये नहीं बचता अब। और कैप्टन बगी बिना हाथ लगाए इस पायरेट की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है बिना हाथ लगाए। माफ करना कैप्टन बगी, आगे इससे ये गलती नहीं होगी। और कैप्टन बगी उसे माफ कर देता है। और इस तरफ नामी लूफी को एक बर्गर खिलाती है और लूफी को बताती है कि इसके पास ग्रैंड लाइन का मैप है, वही लोकेशन जहाँ पर वन पीस का खजाना मौजूद है। क्या बात है, क्या तुम्हें नक्शा देखना आता है? हाँ मुझे आता है, मैं एक स्किल्ड नेविगेटर हूँ। क्या बात है, हमें एक और क्रू मेंबर मिल गया। तुम्हें तो मैं अपनी क्रू में लूंगा। और तभी नामी खिड़की के बाहर देखती है और दो गुंडे नामी को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि इसने कैप्टन बगी का वो ग्रैंड लाइन वाला मैप चुरा रखा है। और तभी नामी दिमाग लगाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे क्रू में शामिल होंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। हाँ, कौन सी शर्त? और इसके बाद नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है। हाँ, दरअसल मैं तुम्हें कुछ दूसरे पायरेट से मिलवाना चाहती हूँ। और अपना लूफी होता है एक नंबर का भला मानुस और उसकी बातों में आकर मान जाता है। और इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जल्दी से उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी नामी लूफी को पकड़कर उसके सामने लेकर चली जाती है और नामी कैप्टन बगी का मैप उसे लौटा देती है और बोलती है कि लूफी ने इस मैप को चुराया था। और कैप्टन बगी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या मैं आपका क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, आज से तुम मेरे क्रू में हो। यस, इन्हें बुद्धू बनाना कितना आसान होता है। इसके बाद मैं इसका सारा सामान लूट लूंगी। और इन सभी ने लूफी को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है और इस सभी लोग नामी के आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। और तभी कैप्टन बगी बोलता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी स्पेशल बगी बॉल को लाया जाए। और तभी एक बंदा इसकी स्पेशल बगी बॉल को लेकर आता है। नामी को समझ नहीं आता कि आखिर ये बगी बॉल है क्या। और तभी एक तोप के अंदर इस बगी बॉल को भरा जाता है और जैसे ही इस तोप को चलाया जाता है तो एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और टाउन में सभी के सभी घर तबाह होने लगते हैं। जोरो भी इस धमाके को नोटिस करता है। बहुत बढ़िया, इस बगी स्पेशल से और डेविल के फ्रूट की पावर से मैं जितनी भी ग्रैंड लाइन है उन सभी को कॉन्कर करूंगा। अरे नहीं नहीं, ये काम मैं करने वाला हूँ। अरे सर, ये थोड़ा सा नादान है, इसके बस की कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है, आज अपनी वफादारी को प्रूव करने के लिए नामी आज लूफी को जान से मारेगी, वो भी इस स्पेशल बगी बॉल से। और कैप्टन बगी जबरदस्ती नामी को माचिस पकड़ा देता है और सभी पायरेट्स इसे चीयर अप करने लगते हैं। लगा दो, फूंक दो उसे। चकने फट्टे, अब बुढ़िया खाने क्या है, मार डाल उसको। पर नामी इस काम को करने के लिए राजी नहीं होती है क्योंकि नामी एक चोर है, कोई किलर नहीं। और तभी कैप्टन बगी का एक क्लाउन उस माचिस को छीन लेता है और वो उस तोप में आग लगा देता है। नामी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और अपनी जेब से एक हथियार निकालकर उस क्लाउन पर हमला करके उसे घायल कर देती है। नामी, ये कैसा बिहेवियर है, मुझे माफ करना। और कैप्टन बगी नामी को मारने के लिए अपने कुछ गुंडों को भेज देता है उसके पास और नामी उन गुंडों से फाइट करती है। और इस तरफ लूफी बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इस पर एक तोप चलने वाली है। भाई पानी लेकर आओ यार, इसको बुझाओ कोई, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी नामी उस तोप के पास जाती है और उस तोप को अपने हाथों से पकड़कर उस आग को बुझा देती है। पर इसकी वजह से नामी का हाथ जल जाता है और जोर से चिल्लाती है। ये देखकर लूफी हैरान रह जाता है कि नामी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। दर्द हो रहा है। कैप्टन बगी के सभी पायरेट्स नामी पर हमला करने ही वाले होते हैं पर तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है और नामी को बचा लेता है। और मिलकर एक लड़की पर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम कैसे मर दो? ये ऑरेंज बालों वाली लड़की, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और सभी पायरेट्स जोरो को देखकर डर जाते हैं। जोरो अपने हाथों और मुंह में तलवार भर लेता है। मेरे आगे तुम्हारा ये 3 स्टाइल वाला हमला काम नहीं करने वाला। और तभी जोरो कैप्टन बगी का हाथ काट देता है और एक पैर भी। और कैप्टन बगी के सभी लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि जोरो के पेट के अंदर किसी ने तलवार घुसा दी है। और जैसे ही जोरो पीछे मुड़कर देखता है, एक कटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा है। वो हाथ कैप्टन बगी के पास वापस से चला जाता है और जुड़ जाता है। भाई साहब, ये कैसी भाई एबिलिटी है इसकी? चाप चाप, ये उसी फल का नाम है जो कि मैंने खाया था। साले बड़ी नाक वाले, तूने चीटिंग की है, तूने पीछे से उस पर हमला किया। अबे लूफी बेवकूफ, उसकी नाक के बारे में क्यों बोल रहा है? मरेगा भाई ये भी। कैप्टन बगी अपने हाथ को अलग करके लूफी पर हमला करता है। लूफी उसके हथियार को अपने दांतों में पकड़ लेता है। जोरो, यहाँ से भाग जाओ। और जोरो कैप्टन बगी से फाइट करना शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते जोरो अचानक से पीछे जाता है उस तोप के पास। हे डरपोक, भागते कहाँ हो, आकर मेरा सामना करो। जोरो उस तोप के पास जाता है और अपने हाथों से उठाकर उसे पीछे की साइड
को कर देता है जहाँ पर कैप्टन बगी खड़ा हुआ है और अभी ये तोप कैप्टन बगी के ऊपर पॉइंट कर रही है और नामी उस पर आग लगा देती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, कैप्टन बगी मारा जाता है। जोरो लूफी को यहाँ से लेकर जाने लगता है। लूफी, ये लड़की कौन है? हाँ जोरो, ये एक नेविगेटर है और आज से हमारी एक क्रू की मेंबर है। ये हमें रास्ता दिखाएगी ग्रैंड लाइन तक का। और जोरो का बहुत सारा खून बह रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है। इन्हें क्या लगा कि मैं अपनी तोप से मारा जाऊंगा? हाँ मुझे, क्या तुम वहाँ पर हो? हाँ सर, मैं यहीं पर हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जोरो का सर आपके पास लेकर आऊँ। हाँ ये बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी जाओ। जोरो बहुत मुश्किल से लूफी को खींच रहा होता है। तभी नामी को याद आता है कि इस पिंजरे की चाबी उसके पास है और जैसे ही